हेलो एवरीवन। सो आपका भी एग्ज़ाम हो गया है, तो आगे का क्या करना है आपको अभी उन दिनों तक जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले बता दूं आपको कि आप ना यहाँ से हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने दिसंबर 2025 का बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स इस बार हमने ऐड ऑन किए हैं। इस पर मैं जल्दी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इस बार खास बात है, ठीक है। उस पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये सभी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। एप्लीकेशन पर हमारी मौजूद है, ये बैच लॉन्च है, और इसका फर्स्ट लाइव क्लास जो है 7 जुलाई को हो रहा है, ठीक है जी। आप अभी एनरोल कर लीजिए। तो अब समझते हैं हम लोग। देखिए, अब दो तरह के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट वो है जो थोड़ा सा डाउटफुल है लेकर। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो मैंने वीडियो बना ही दिया है, इकोनॉमिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो अब जो भी ऐसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि भाई हमको डाउट है कि पता नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, थोड़ा आसपास सा काम रह रहा है ना, जितना भी प्रिडिक्शन है कट ऑफ का उसके, एक ठीक है, एक वो, एक प्लस एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका श्योर शॉट है कि भाई हमारा होगा, ठीक है, होगा, क्लियर। अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं है, भी पक्का तौर पर जिनको है कि हमारा जो क्लियर एग्जाम नहीं होने वाला। अब दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये है कि भाई नहीं क्लियर होने वाला, बहुत दूर है हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के भी, तो नहीं होने वाला। प्लस ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे दूसरी कैटेगरी में जिनको ऐड करूंगी, जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा नेट हो जाएगा पर मेरा गोल जो है वो जीआरएफ का है, जीआरएफ नहीं होगा, या मेरा पीएचडी एडमिशन हो जाएगा पर गोल जो है मेरा वो नेट का है, वो नहीं होगा। ऐसे वाले स्टूडेंट, ठीक है, जिनका जेआरएफ का गोल है, जेआरएफ नहीं होगा, या नेट का गोल है, नेट नहीं, ऐसे वाले स्टूडेंट, मतलब जिनको भी और अचीव करना है। समझ गए बात। तो ये दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया स्टूडेंट्स को। अब देखिए समझिए, जो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो श्योर शॉट हैं या थोड़ा डाउटफुल यानी कि आसपास हैं, प्रिडिक्शन है कि हो जाएगा, ठीक है, नहीं भी हो सकता, 50-50 सा, थोड़ा डाउटफुल से हैं और श्योर शॉट है हो जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना लो। एंड दिस इज़ बेस्ट टाइम, ये आपके पास ना सबसे बेस्ट टाइम है। देखिए, कहीं ठीक है लेयर में जाना चाहिए, इतना आपने पढ़ा, 6 महीने तैयारी की, थोड़ा आराम भी करना चाहिए, पर 2-3 दिन लेयर के निकालने के बाद उसके बाद काम पर आ जाइए। और इस टाइम पर ना ये एक बेस्ट टाइम होता है रिसर्च प्रपोजल बनाने का, ठीक है। मेरा भी जब आज से काफ़ी साल पहले जब भी मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था, तब मतलब ये जो टाइम पीरियड था मैंने भी उस टाइम यही किया था जो आपको बोल रही, रिसर्च प्रपोजल बनाओ अपना, ठीक है। इस टाइम अपना रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए, बिकॉज जब क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना, तो उस टाइम आपके पास अब क्या है कि प्रपोजल बनाओ, आपने सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है अब, है ना, अब यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है, उनमें अप्लाई करना है, वो उस टाइम पर आपको ये चीज़ का टाइम हड़बड़ाहट में हो सकता है ना मिले, तो अब उसके लिए ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, बना लीजिए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट थोड़े डाउटफुल है, होगा भी नहीं भी होगा, अब उनका ये कि कोई तो कट ऑफ क्लियर होगा ना, अगर पीएचडी ओनली वाला भी कट ऑफ का उनको है कि हो जाएगा क्लियर, है ना, तब भी वो अपना जो प्रपोजल वगैरह है उसको तैयार कर ले, ठीक है। तो द रीज़न बीइंग कि ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है, और अगर आपका गोल सच में एकेडमिशियन बनना ही है कि आपको रिसर्च की तरफ ही जाना है, इस फील्ड में ही जाना है, तो इस टाइम आप वो कर लीजिए। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल बनाने पर पूरा वीडियो मेरा इस चैनल पर मौजूद है। मैं आपके लिए भी इन दिनों में और वीडियोस भी ऐसे बनाती रहूँगी कि कौन कौन से रिसर्च टूल्स आपको यूज़ करके अपना प्रपोजल वगैरह सिनॉप्सिस बनाना है, तो वो अभी बनाइए प्लीज़, ठीक है। दिस इज़ बेस्ट टाइम, ये सबसे अच्छा टाइम है कि अपना थोड़ा टॉपिक डिसाइड करिए, टेंटेटिव आइडिया दिमाग में लाइए, क्योंकि उस चीज़ में आपको टाइम लगेगा, हफ्ता 2 हफ्ते आपको लग जाएंगे। टॉपिक सोचोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे, डेमो देखोगे कि कैसे एक रिसर्च प्रपोजल बनता है, वीडियोस वगैरह उससे रिलेटेड देखोगे, है ना, तो बनाओगे उसको, फिर अप्लाई करोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस टाइम आप वो करिए, ठीक है जी। अब जो स्टूडेंट है जिनको है कि भाई मेरा नहीं होने वाला क्लियर, ठीक है, या जिनको लगता है कि भाई मुझे जो मेरा क्लियर होगा वो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरा नेट होगा, मुझे जीआरएफ करना है आगे, ये वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू करें, ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू करें। अब आपने देख लिया कि कितना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम आता है।
और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्होंने बोला कि मैम एग्ज़ाम, देखिए मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था बेसिकली, कि जब आपका 29 जून वाला एग्ज़ाम हुआ था ना इकोनॉमिक्स का, अब हमारे पास हमारे स्पोर्ट नंबर्स पर जितने भी 2-3 नंबर्स आए थे, उस पर जो स्टूडेंट के मैसेज आए थे या कॉल्स आई थी, उन्होंने मोस्टली सबने यही कहा कि मैम जो एग्ज़ाम का लेवल था ना मॉडरेट टू हाई था, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने बच्चों ने मॉडरेट कहा, ठीक है, तो कि पिछली बार से डिफ़िकल्ट था एग्ज़ाम। अब जब मैंने अपना एग्ज़ाम एनालिसिस पर वीडियो ली, तो उसके नीचे जितने सारे बच्चों के कमेंट्स आए, सारे उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि भाई एग्ज़ाम मैम टफ था। मैंने यहाँ से एक चीज़ एनालिसिस की, ये एनालिसिस किया मैंने यहाँ से कि सेल्फ स्टडी से जिन बच्चों ने मैक्सिमम तैयारी की थी, है ना, कि थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली पढ़ लेते हैं चीज़ों को, या जैसे हमको समझ आता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, उनको एग्ज़ाम ज़्यादा टफ लगा। उनको एग्ज़ाम ज़्यादा टफ लगा एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लासेस वगैरह पूरी देखी थी अच्छे से, और पूरा अपना देखकर क्लासेस को कंसेप्ट समझकर नोट्स बनाए थे, उनके कंपैरेटिवली उन दूसरों वालों को ज़्यादा डिफिकल्ट। ये चीज़ मैंने एनालिसिस की पूरी, एक आपके सामने है ये सभी चीज़ें, ठीक है ना, आप रीड कर सकते हो कमेंट्स वगैरह इसके रिलेटेड। तो ये चीज़ मैंने एनालिसिस की, क्योंकि अभी आज की डेट में जो नेट का एग्ज़ाम आ रहा है ना, आई डोंट नो अबाउट अदर स्ट्रीम्स, इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसमें सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को ना रेलिवेंसी का पता नहीं चलता, मतलब उसको ये नहीं पता चलता कि मुझे इस टॉपिक से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा हम छोड़ सकते हैं, या किसको कैसे पढ़ना है। तो ये थोड़ी रेलिवेंसी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब हम इसकी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बच्चों को पूरा रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, पर फिर भी जब एग्ज़ाम आप ये वाला एनटीए वाला एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें ऐसी चीज़ें आती ही आती हैं जो आउट ऑफ कवरेज आती हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट आती हैं, वो आती ही आती हैं। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली या सिलेबस के अकॉर्डिंगली रेलिवेंसी से हमने टॉपिक्स बनाए होते हैं, वो तो आपको करने ही करने होते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी आना ही है। तो इन चीज़ों में से कुछ छोड़ के नहीं जाना होता। तो कई बच्चे वो चीज़ नहीं समझ पाते, एक आध यूनिट छोड़ देते हैं, या उनको ये नहीं पता चलता कि इस टॉपिक से मिलते जुलते ये टॉपिक्स भी हमको करके जाने चाहिए। तो वो इस समझ की थोड़ी कमी के कारण ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। तो ये चीज़ मैंने एनालिसिस की इस बार, कि फ्रेशर बच्चा ख़ास तौर पे ना थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लेता है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगा वो, पर वो ये चीज़ थोड़ा समझने में नाकामयाब रहता है कि किस टॉपिक को किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बस, और तो ठीक है। तो बाकी यही है कि अब ये वाले स्टूडेंट जो है ना, ये अपना अगला अटैम्प्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, बिना टाइम वेस्ट करें, बिकॉज एग्ज़ाम आ रहे हैं डिफ़िकल्ट, पढ़ना पड़ेगा, तुक्केबाजी तो चलनी ही नहीं है, भूल ही जाओ, ऊपर ऊपर से पढ़ना चलना ही नहीं है, ठीक है। आपको एक इकोनॉमिस्ट वाला दिमाग बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं एग्ज़ाम से, चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम की बढ़ती जा रही है, तो वो थॉट लेवल अपना यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी एज ए इकोनॉमिस्ट वाला थॉट प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, जो हम आरबीआई, डीपीआर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूरा एक इकोनॉमिस्ट लेवल के बच्चे करते हैं ना तैयार, मतलब उस तरह से वो थॉट लेवल आपको बनाना पड़ेगा अपना। तो अब उसकी लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से उसकी तैयारी शुरू करिए। अगर आपको सेल्फ स्टडी से तैयारी करनी है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह ढूंढिए, और उन टेक्स्ट बुक्स वगैरह से सिलेबस और पीवाईक्यू उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करके तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोर्स से तैयारी करनी है, तो जैसे मैंने बताया 7 जुलाई को हमारा कोर्स ओरिएंटेशन सेशन पहला लाइव है, उसमें सारा हम प्लान आउट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जब आप कोर्स लोगे ना, तो उसमें आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसकी पीपीटीज मिल जाएंगी, क्विजेज मिल जाएंगी, और अपना जो पिछला बैच है वो सारा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो आप वो चीज़ें भी पीवाईक्यूज़ वगैरह उतनी देर सारे एनालिसिस करके देख सकते हो, ठीक है, 7 जुलाई से पहले पहले वो चीज़ें तब तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब हम इसमें क्या है कि अब वेट करने को मैं थोड़ा वेट कर लूँ कि भाई रिजल्ट आ जाएगा, फिर मैं बैच स्टार्ट करूँ, फिर मैं लाइव स्टार्ट करूँ, पर मैं वेट इसलिए नहीं करना चाह रही बिकॉज एग्ज़ाम का लेवल डिफ़िकल्ट जा रहा है, बढ़ रहा है। तो बेहतर है कि हम जितना जल्दी हो सके अपना क्लासेस वगैरह स्टार्ट करें और अगले बार के लिए पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो आपके लिए 2 ऑप्शन है अब इन स्टूडेंट्स के लिए, या तो आप अभी से सेल्फ स्टडी से तैयारी शुरू कर दीजिए, या अगर आपको कोर्स में या बैच में इनरोल करना है तो अभी इनरोल कर लीजिए। क्योंकि मैं ना देखती हूँ
कि बहुत सारे इस बार भी जैसे स्टूडेंट्स थे एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले बोल रहे हैं कि मैम हम ना PYQs नहीं देख पाए, टाइम ही नहीं बचा, अब क्या करें हम ना ये चीज़ हमारी इनकम्प्लीट रह गई कोर्स में, अब क्या करें। तो वो मतलब जितना जल्दी आप वो चीज़ शुरू कर दो ना उतना बेहतर है कि बाद में कुछ छूट ना जाए आपका, है ना। बाद में आप अगर आपको कोर्स लेना है तो अभी ले लो ताकि आप PYQs वगैरह तब तक कवर कर पाओ, क्योंकि एक बार जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा वो बाकी चीज़ें जो अपलोड की गई हैं कंटेंट में वो करने का, है ना। तो बेहतर है कि वो अभी से शुरू कर दो ताकि बाद में ये ना हो कि आपके पास टाइम कम बचा, अब ये छूट गया वो छूट गया, है ना। पूरा उसका कोर्स का लुफ्त तो उठाना चाहिए, उसमें एक एक चीज़ जो भी मिलती है सब चीज़ करनी चाहिए, कुछ छोड़ के तो जाने नहीं चाहिए, है ना। तो वो चीज़ है, तो आपको जैसे भी तैयारी शुरू करनी है आप अभी से शुरू करिए प्लीज़, 1-2 दिन बस राहत लेकर उसके बाद अभी से शुरू करिए। और ये वाले स्टूडेंट जो हैं ये अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइए और अपना जो भी टॉपिक है उसको डिसाइड करिए, उससे रिलेटेड मेरी यूट्यूब पर फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं वो देख सकते हैं। अच्छा एक ना मैंने एप्लीकेशन पर कोर्स बनाया था स्टूडेंट्स के लिए, बहुत हेल्पफुल रह रहा है वो, हाउ टू राइट रिसर्च सिनॉप्सिस करके, ठीक है। अपने PhD के एक्सपीरियंस से, भाई मेरी PhD जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी से है और मैं ये चीज़ पूरा मतलब प्राउडली बोलती हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया ना उसके रूल्स रेगुलेशंस और हर एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है और एकदम स्ट्रिक्ट मैनर में मतलब वो लोग PhD करवाते हैं और 1.5 साल का, 6 महीने का नहीं 1.5 साल का कोर्स वर्क रहता है वहाँ पे। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में 6 मंथ्स का रहता है, मैंने 1.5 साल का कोर्स वर्क लगाया उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हर एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाती है वहाँ पे। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने वो एक फ्रेशर बच्चे के लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है एप्लीकेशन पर, हाउ टू राइट रिसर्च सिनॉप्सिस। कि एक फ्रेशर बच्चा है उसको नहीं पता मुझे रिसर्च कैसे शुरू करनी है, इस एकेडमिशियन की एकेडमिशियन बनना है, ठीक है, सपना है, पर वो दुनिया के बारे में पता ही नहीं है कुछ, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, कौन से रिसर्च टूल्स हैं, है ना। तो वो उसमें मैंने समझाए हैं आपको कि कैसे आपको सिनॉप्सिस लिखना है, उसका मेथडोलॉजी कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए एनालिसिस कि कौन कौन सी टेक्निक्स से आप कर सकते हैं, जो मेंशन कर सकते हैं सिनॉप्सिस में कि मुझे इस तरह से एनालिसिस करना है ना। तो वो बेसिक सभी चीज़ें जो फ्रेशर बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं वो हैं, और वो नाम मात्र कॉस्ट पर वो कोर्स है, बिकॉज बेसिकली मैं अपनी रिसर्च की नॉलेज आप सबके साथ यूट्यूब चैनल पर भी फ्रीली शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। और उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन पर मिलेगा आपको कोर्स, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए भाई मेरी तो यही आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं, जितने भी मेरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे बहुत इमोशनली अटैच्ड होती हूँ, मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स को पता है ये चीज़। एंड आई वांट कि हर बार पिछले जब से हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया, अपना सारा सिस्टम लॉन्च किया है, तब से मैक्सिमम रिजल्ट हमारा UGC नेट इकोनॉमिक्स में यही रहता है कि कुछ ना कुछ बच्चे का क्लियर ज़रूर होता है, ऐसा नहीं होता कुछ भी ना क्लियर हो, या उसका PhD कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, नेट हो जाएगा, GRF हो जाएगा, है ना। तो आशा करती हूँ इस बार भी जितने भी मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं सबका जो है एक कट ऑफ एटलीस्ट ज़रूर, ठीक है, GRF वाले निकले ज़्यादा से ज़्यादा, पर एटलीस्ट एक कट ऑफ तो सबका ज़रूर क्लियर हो जाए, है ना। तो सबका GRF आना पॉसिबल नहीं होता। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको रिजल्ट्स के लिए, शुभकामनाएं मेरी तरफ से, थैंक यू।